फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का चैप्टर 12, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसमें हम पढ़ेंगे कि मार्केट में किस किस तरह की फॉर्म्स होती है, मार्केट का इकोनॉमिक्स में मतलब क्या होता है, और हम अलग अलग मार्केट्स में किस तरह से लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मार्केट। हाँ, इससे पहले मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूँ। इससे पहले क्यों में मतलब अगर हम लाइन वाइज चले चैप्टर्स में इंडेक्स पे, तो उसमें एक चैप्टर आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, पर उसमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में भी कुछ गिवन है जो आपको पता होना चाहिए, और वो आपको तभी पता होगा जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे। और इसीलिए मैंने पहले इस चैप्टर को लिया है, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और इसके बाद हम कवर करेंगे हमारा कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। चलते हैं अब हम मार्केट की डेफिनेशन की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ मार्केट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम्स और अरेंजमेंट्स दैट ब्रिंग्स द बायर्स एंड सेलर्स इन। तो अब हम चलते हैं मार्केट की डेफिनेशन की तरफ। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम्स और अरेंजमेंट्स दैट ब्रिंग द बायर्स एंड सेलर्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर to settle down the sale and purchase of goods. It doesn't refers to any shopping complex. मार्केट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब होता है वो सिस्टम, वो अरेंजमेंट जहाँ पे बायर और सेलर, यानी बायर एंड सेलर तो एक ही पर्सन होते हैं। सॉरी, बायर एंड सेलर नहीं, बायर एंड, यहाँ पे हम खरीद सकते हैं, बायर एंड सेलर, राइट, ठीक है। ये बायर खरीदने वाला एंड सेलर बेचने वाला। तो जहाँ बायर और सेलर एक साथ आते हैं परचेज और सेल के लिए, एक कमोडिटी के लिए, जब एक बायर और एक सेलर या बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स जब एक साथ आते हैं अपना सामान बेचने और ख़रीदने के लिए, तो उसे हम मार्केट कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मार्केट का मतलब कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, कोई मार्केट हो, मतलब कि एक फिजिकल हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी जहाँ बायर्स और सेलर्स इकट्ठे आके सामान बेचते और ख़रीदते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ मार्केट। इकोनॉमिक्स में उसे भी मार्केट कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट की तरफ। देयर आर बेसिकली 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, दैट आर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। तो सबसे पहले हम चलेंगे परफेक्ट कंपटीशन की तरफ। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? It is a form of market where there is a large number of buyers and sellers of a homogeneous product. जहाँ पर एक वो मार्केट जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स हैं, सेलर्स हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट हैं एक होमोजीनियस प्रोडक्ट के, यानी कि सेम प्रोडक्ट के। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट किस टाइप में, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक चीनी जो आती है खुले, मतलब पैकेट्स तो अब आने लगे हैं, पहले जो आती है मार्केट में नॉर्मल चीनी आती है जो हर शॉप पे सेम प्राइस में मिलती है, उसका हर शॉप पे सेम प्राइस होता है। क्यों? क्योंकि वो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यानी कि उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ सेम होती है, उसका प्राइस हर जगह सेम होता है। दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। एक ऐसे प्रोडक्ट को बेचना या खरीदना जो हर शॉप पे सेम प्राइस में, सेम क्वांटिटी में मिल रहा है, उसका वो आइडेंटिकल है बिल्कुल एक दूसरे से शेप साइज में। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल इन शेप साइज, यानी कि बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है। तो अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन की तरफ। इसका सबसे पहला फीचर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में स्मॉल यानी कि छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं एक ही कमोडिटी के, यानी एक सेम प्रोडक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया चीनी का, तो एक ही चीनी, देखिए आपको सेम काइंड की चीनी कितनी शॉप्स में मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉल में आपको वही चीनी मिलेगी। अगर आप किसी मॉल या आप किसी लाइक ईजी डे में जाओगे, तो आपको वहाँ पे एक क्वालिटी की ब्रांडेड चीनी मिलेगी एक पैकेट में पैक हुई हुई, लेकिन जो नॉर्मल शॉप्स में मिलती है, यानी कि बड़ी बड़ी जगहों पे वो नहीं मिलेगी। लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स की बात जब हो रही है, तो मैं उस चीनी की बात The number of buyers is so large
that the demand of an individual buyer is only a small fraction of the market demand of the commodity. इस लाइन का क्या मतलब है कि बहुत सारे बायर्स होते हैं, लेकिन सभी बायर्स जो हैं वो अपने आप में बहुत ही छोटा हिस्सा है पूरे मार्केट का। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो बायर्स होते हैं उनके नंबर तो बहुत सारे हैं, यानी कि अगर हम काउंट करें, एग्जांपल ले लें तो सिर्फ 100 बायर्स है, लेकिन वो 100 के 100 बायर्स जो हैं वो एक छोटी मतलब छोटे छोटे बायर्स है, छोटे छोटे खरीदार हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हो, सबने सेम क्वांटिटी में थोड़ा ही लेना होता है। तो दैट्स वाई इसने कहा कि डिमांड जो है एक इंडिविजुअल बायर की वो सिर्फ एक स्मॉल फ्रैक्शन है मार्केट डिमांड की। क्योंकि आप एक लौते पर्सन, इतना बड़ा हमारा देश है इंडिया, एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो आप अकेले पर्सन, अगर आपकी डिमांड में कोई भी चेंज आता है तो उससे पूरे मार्केट की डिमांड पे, मार्केट डिमांड यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि पूरे इंडिया की डिमांड पे, सो पूरे इंडिया एज अ होल मार्केट, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सो आपकी एक इंडिविजुअल बायर, आपकी डिमांड में चेंज आने से पूरे मार्केट की डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए वो कह रहा है कि एक इंडिविजुअल बायर है वो सिर्फ एक स्मॉल फ्रैक्शन है मार्केट डिमांड का। और ऐसे ही लाइकवाइज द नंबर ऑफ सेलर्स इज सो लार्ज दैट द सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल सेलर इज ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द मार्केट सप्लाई। और इसी तरह जो हमारे सेलर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, वो भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो भी एक इंडिविजुअली पूरी मार्केट सप्लाई पे इफ़ेक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनका काम क्या होता है, सप्लाई करने का। जो सेलर्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं सामान। पहले फैक्ट्री से सप्लाई होता है सामान दुकानदारों तक या होलसेलर तक, फिर वहाँ से रिटेलर और वहाँ से कंज्यूमर। सो सब सप्लाई होता है, और एक इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल सेलर पूरे मार्केट सप्लाई पे इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता। इट इम्प्लाइज दैट no matter demand of an individual buyer increases or decreases, market demand remains unaffected. Likewise, no matter supply of an individual firm increases or decreases, market supply remains unaffected. यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल बायर या सेलर की डिमांड या सप्लाई कैसे चेंज हो रही है, वो बढ़ रही है या घट रही है। इससे होल मार्केट, होल इकोनॉमी की मार्केट डिमांड या मार्केट सप्लाई पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो हम परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जो प्रोडक्ट्स इसमें सेल होते हैं वो होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो आइडेंटिकल होते हैं शेप में, साइज में, कलर में, एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अंडर परफेक्ट पीसी, यानी कि यहाँ पे क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। ईच फर्म सेल्स अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। हर फर्म एक होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करता है। इट इज सिचुएशन ऑफ 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वेयर अ फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर प्राइस। यहाँ पे ये कौन सी सिचुएशन आ गई जहाँ पे बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं है प्रोडक्ट्स में। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि प्रोडक्ट्स के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल लाइक कहते हैं ना कि डिट्टो सेम टू सेम है, बिल्कुल एक कॉपी है, सेम टू सेम प्रोडक्ट्स हैं, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, उनके साइज, कलर, शेप सब बिल्कुल एक समान है। So these are homogeneous products with 0 degree product differentiation। और जहाँ पे प्रोडक्ट सेम है वहाँ पे प्राइस भी सेम होता है। सो यहाँ पे जो सेलर है उसके ऊपर, मतलब उसके पास कोई भी प्राइस का कंट्रोल नहीं होता है। इवन अ स्लाइटेस्ट इंक्रीज इन द प्राइस बाय वन फर्म विल शिफ्ट इट्स बायर्स टू अदर्स फर्म्स प्रोड्यूसिंग द सेम कमोडिटी। ऐसा क्यों है कि प्राइस नहीं है, कंट्रोल नहीं है प्राइस के ऊपर? क्योंकि मान लीजिए अब है ना, चीनी है, चीनी का हर जगह सेम प्राइस होता है, हर दुकान पे सेम प्राइस में सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर मिलती है सबको। जो खुली चीनी आती है, मैं यहाँ खुली चीनी, क्योंकि वो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सभी शॉप्स पे सेम मिलता है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। जो चीनी है, अब मान लीजिए एक पर्सन बेच रहा है 10 रुपीज़ की, 10 रुपीज़ पर केजी, और मतलब एक प्राइस सब जगह कांस्टेंट रहता है क्योंकि एक होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सो प्राइस भी सेम रहेगा, 10 रुपीज़ पर केजी हर शॉप पे है। अब अगर एक दुकानदार 10 की जगह उसे 9 कर दे कि हाँ अगर मैं 1 रुपया कम करूँगा तो मेरी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सो उसकी जो सेल होगी वो एकदम से, जो डिमांड है वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी लोग
10 को छोड़ के 9 की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहला रीज़न कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए और वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इससे जो है उसका खुद का लॉस होगा। जो चीज़ उसे 10 रुपीज़ मतलब मिल रहे थे जिसके लिए, उसके लिए अब उसे 9 रुपीज़ मिलेंगे, सो 1 रुपये का उसे लॉस होगा। हाँ, उसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन वो सबकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर पूरी एक एरिया में कितने सारे लोग होंगे और सभी अगर उसके पास आ जाए, मान लीजिए कि ये तो 9 रुपये का बेच रहे हैं, बाकी सब 10 का बेच रहे हैं, वो अकेला है पूरे मार्केट में जो 9 रुपये का बेच रहा है और सारे उसके पास आ गए, सो उसकी डिमांड जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी और वो सबकी डिमांड नहीं सह पाएगा। उसका जो प्रोडक्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसका काम ख़त्म, उसका काम बंद हो जाएगा। सो इसीलिए ऐसा वो नहीं करेगा। दूसरा केस क्या आता है इसमें कि वो अपना प्राइस जो है वो बढ़ा दे, 10 से 11 रुपीज़ पर केस ही कर दे। अब जहाँ मार्केट में हर किसी को हर शॉप पे 10 रुपीज़ में चीनी सेम मिल रही है, सेम क्वांटिटी में एक होमोजीनियस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कोई 11 रुपीज़ में लेने क्यों जाएगा? सो यहाँ पे उसकी जो डिमांड है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे प्राइस जो है एक मार्केट प्राइस डिसाइड होता है और सभी शॉपकीपर्स सेम प्राइस रखते हैं और उसी पे सेल करते हैं, ना ऊपर ना नीचे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? परफेक्ट नॉलेज। सो buyers and sellers are fully aware of the prevailing price in the market. They are also aware of the fact that homogeneous product is being sold in the market. सो इसमें क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में, बायर्स और सेलर्स यानी जो खरीदने वाले और जो बेचने वाले हैं, उन दोनों को ही पता है, वो दोनों अवेयर हैं कि मार्केट में इस वक्त इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है, और उनको ये भी पता है कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा होमोजीनियस है और वही मार्केट में बिक रहा है। यानी कि उन्हें पता है, जैसे मैंने अभी चीनी का एग्जांपल लिया, जो खुली चीनी मिलती है, तो हमें पता है कि हर शॉप पे वो सेम मिलेगी चीनी, सेम क्वांटिटी में मिलेगी, सेम कलर, सेम शेप, सेम साइज़ की मिलेगी और उसका प्राइस जो है वो भी सेम होगा। सो जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उन दोनों को ही इस बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अ न्यू फर्म इज़ फ्री टू एंटर द इंडस्ट्री एंड एन एग्जिस्टिंग फर्म इज़ फ्री टू लिव इट। एंट्री है यहाँ, मतलब फ्री है, फ्रीडम है आपको, आप कभी भी इस फील्ड में एंटर कर सकते हो, कभी भी इस मार्केट से आप एग्जिट ले सकते हो। बट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स इज नॉट पॉसिबल ओनली इन लॉन्ग पीरियड, नॉट इन द शॉर्ट पीरियड, बिकॉज शॉर्ट पीरियड इज टू शॉर्ट फॉर एन एग्जिस्टिंग फर्म टू लीव द इंडस्ट्री। ये क्या कह रहा है इसमें कि आप एक मतलब इसमें फ्री तो हो कि आप कभी भी आप परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एंटर कर सकते हो या कभी भी इससे एग्जिट ले सकते हो, लेकिन ओनली इन लॉन्ग पीरियड। क्यों? क्योंकि शॉर्ट पीरियड इतना शॉर्ट है कि आपके लिए आसान नहीं है उस इंडस्ट्री को लीव करना। आपको थोड़ा टाइम चाहिए उस इंडस्ट्री को लीव करने के लिए, और वो जो टाइम है वो कौन सा टाइम है? वो एक लॉन्ग टाइम है। सो इन शॉर्ट पीरियड, अ शॉर्ट पीरियड इज टू शॉर्ट for an existing firm to leave the industry. It will take long period, a long time for you to enter or exit any industry. क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में एंटर करना चाहते हो, किसी भी इंडस्ट्री में आप कोई भी नई शॉप लेना चाहते हो, तो आपको पहले उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और उस नॉलेज को लेने के लिए आपको टाइम चाहिए। और एग्जिट करनी है अगर आपने, तो आप एकदम से तो सारा सामान नहीं निकाल सकते। हाँ, आज मेरा मन है ये छोड़ देता हूँ काम, इसको यहीं छोड़ दिया। आपको उस सामान जो स्टोरेज आपके पास है, आपको उसे भी निकालना होगा, और आपके पास सामान स्टोर्ड पड़ा है अगर, तो उसको निकालने में भी टाइम जाएगा। सो दैट विल टेक सम टाइम। सो इसीलिए इसमें फ्रीडम तो है एंट्री और एग्जिट की, बट इन अ लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी अग्रीमेंट नहीं होता कि कौन कितना प्रोडक्शन करेगा, कौन कितना सेल करेगा, क्या कुछ होगा, कैसे होगा। कोई भी दो फर्म्स होती हैं, कभी भी इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई कार्टल्स फॉर्म नहीं होते। कार्टल्स यानी कि ग्रुप होते हैं, यानी कि कोई भी ग्रुप्स नहीं बना के सामान बेचता कि हम दोनों ग्रुप्स बना लेते हैं, इस एरिया में हम ही राज करेंगे, हम ही सामान बेचेंगे, हमारा मर्जी का प्राइस होगा। प्राइस तो वैसे भी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इसमें सेट करती है कि क्या प्राइस होगा। उसके बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है। आप कितना भी सामान बेच सकते हो, कितना भी स्टोर रख सकते हो, लेकिन जो प्राइस होगा वो पीछे से ही आता है। मतलब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, जो ये फोर्सेस के द्वारा जो भी हमारा प्राइस सेट हुआ है, आप उसी प्राइस पे सामान बेच सकते हो, फिर चाहे आप कितना भी बेचो। और इसके अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम प्राइस। और नेक्स्ट पॉइंट इज परफेक्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो किस तरह से
किस स्पीड से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल। अब इसमें मोबाइल का मतलब क्या है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे हम वेरिएबल फैक्टर लेके चलते हैं, जैसे कि लेबर हमने मान लिया हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मान के लिए, वैसे तो एक होता ही है। सो इट इज़ आवर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर। अब लेबर है, अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो हमारे प्राइसेस होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह होमोजीनियस प्रोडक्ट है। मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड हमारी टू फोर्सेस है जो प्राइस हमारा सेट करेंगी, मार्केट प्राइस क्या रहेगा। और मार्केट प्राइस जो है वो हर जगह पे, मतलब अब हर जगह वही चलेगा, इट्स मार्केट प्राइस। सो प्राइस अगर हर जगह कांस्टेंट है, सो जो लेबर है उसकी वेजेस भी हर जगह कांस्टेंट होती हैं। लेकिन अगर कोई हल्का सा भी ऊपर या नीचे हो जाए, मान लीजिए हर जगह पे लेबर्स को वेजेस कितनी मिल रही है, 100 रुपीज़ पर डे, मैंने मान लीजिए कहा, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए 100 रुपीज़ पर डे मिल रही है एक लेबर को वेज। अब अगर कोई वहाँ उनको 120 रुपीज़ पर डे भी देने लग जाएगा, सिर्फ 20 रुपीज़ का गैप आया बीच में, लेकिन बहुत सारे लेबर्स अपना जहाँ पे उनको 100 मिल रही थी वहाँ से छोड़ के 120 की तरफ जाएंगे। सो कितनी स्पीडली उन्होंने मूव किया, इट इज़ मोबिलिटी। यहाँ पे इसे हम मोबिलिटी कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी चेंज आने में, अब मान लीजिए 100 की जगह वो 90 हो गया प्राइस, तो वो वहाँ से काम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जब हर जगह 100 है तो उन्हें कम क्यों मिले, और अगर हर जगह 100 है तो कहीं ज़्यादा मिल रहा है तो ऑफ कोर्स कि हर जगह तो कम कम है, हमें ज़्यादा मिलेगा, हमें ज़्यादा मिलेगा, ये सोचकर हर कोई वहाँ जाना चाहेगा। सो दिस इज़ परफेक्ट मोबिलिटी। यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी होती है, अगर उनको कहीं पे भी वेजेस ज़्यादा मिलेंगे सो फटाफट से वहाँ पे मूव ऑन कर जाएंगे। इट लीड्स टू यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ द फैक्टर नो मैटर हु हायर्स इट। और यहाँ पे मतलब प्राइस तो इसी की वजह से कांस्टेंट है, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने वेजेस बढ़ा दिए सो उसके पास इतनी सारे लोग आ जाएंगे, इतने सारे लेबर्स आ जाएंगे कि वो उनको हैंडल नहीं कर पाएगा। और अगर उसने कम कर दी तो उसके पास कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। प्रोडक्ट के केस में भी सेम टू सेम केस, अगर किसी ने 10 रुपीज़ का कुछ मिल रहा है और कोई 9 का बेचेगा, सो वो सबकी डिमांड नहीं पूरी कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सभी लोग उससे सामान लेने आ जाएंगे कि हाँ भाई सब जगह 10 रुपीज़ का है या 9, चाहे 1 रुपी, लेकिन 1 रुपया भी बचाने के लिए हो सकता है कई लोग, बहुत सारे लोग आ जाएं उसके पास और वो सबकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। वहीं अगर मान लीजिए उसने प्राइस 10 की जगह 11 कर दिया, अब हर जगह 10 में मिल रही है और वो 11 में दे रहा है, सो उसकी जो डिमांड है वो एकदम से 0 पे आ जाएगी। सो दैट्स वाई इट लीड्स टू यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ द फैक्टर। इसीलिए जो प्राइस रहता है यहाँ पे वो हर किसी का यूनिफॉर्म रहता है, ताकि डिमांड में ऐसे अचानक से छेड़छाड़ ना हो जाए। और इसका लास्ट पॉइंट क्या है, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। बाइंग अ कमोडिटी फ्रॉम वन सेलर रेदर देन द अदर डजंट इन्वॉल्व एनी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यानी ऐसा नहीं है कि आपने अपने पास वाली शॉप को छोड़ के कोई दूसरी थोड़ी सी दूर वाली शॉप से ले लिया तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेगा, या कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता। हर जगह पे सेम प्राइस है, कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस इसके नहीं लेता है। हर जगह पे जो प्राइसेस हैं वो हमारे कांस्टेंट रहते हैं। अब आता है इसका ग्राफ। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का बनता है। इसका जो ग्राफ होता है इट इज़ लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इट्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसकी जो डिमांड होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, प्रोडक्ट्स की जो हमारी डिमांड होती है वो परफेक्टली इनलिस्टिक होती है। मैं आपको बहुत देर से समझा रही हूँ एग्जांपल्स के थ्रू, मैंने बीच में 2-3 बार ये बात बताई है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसके अंदर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक कैसे होती है, अगर किसी पर्सन ने प्राइस थोड़ा सा भी डाउन किया सो उसकी जो डिमांड है वो इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगी, वो डिमांड सबकी पूरी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सब शॉप्स छोड़ के उसी की शॉप पे आएंगे कि वो कम दाम में दे रहा है। वहीं अगर किसी ने प्राइस को अप कर दिया सो उसकी जो डिमांड है वो एकदम से एनालिस्टिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 0 पे आ जाएगी, क्योंकि सब जगह अगर 10 में मिल रहा है और वो 11 में दे रहा है तो लोग उसको पागल समझेंगे कि ये तो एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, चाहे 1 रुपया ही सही, लेकिन एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है हमसे। सो ये सोचकर उसकी डिमांड जो है वो 0 पे पहुंच जाएगी। और इसीलिए इसका जो ग्राफ होता है इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक ग्राफ। और हमारा परफेक्ट कंपटीशन जो होता है इसके अंदर जो हमारी इलास्टिसिटी होती है, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है,
दैट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होती है। ये भी आपको बातें यहाँ पे याद रखनी होंगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए आते हैं, अगर आपने परफेक्ट कंपटीशन को एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट गिव इट्स डेफिनेशन, देन इट्स फीचर्स एक्सप्लेन, देन इट्स ग्राफ, और ये 3 पॉइंट्स एंड योर क्वेश्चन इज एंड। सो यहाँ पे पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका आगे का पोर्शन, दैट इज़ 3 वाइटल कंक्लूजन्स, जो हमें परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ के इसके बेसिस पे हमने निकाले हैं, यानी कि बुक जिसने बनाई है उसने निकाले हैं, हमने तो वो पढ़ने हैं। और उसके बाद हम इसके जो बचे हुए 3 फॉर्म्स और हैं, दैट आर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और ओलिगोपोली, उनको भी कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन and do share it, do subscribe to my YouTube channel, and thanks for watching this video guys. See you in my next video.